हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा जो साइबर सिक्योरिटी का साइबर डिफेंस का कोर्स है, वोकेशनल कोर्स सेमेस्टर 2 के लिए, यूजी वालों के लिए। ये IVS 1B करके इसका कोडिंग किया गया है सब्जेक्ट का। और इसमें हम लोगों ने मॉड्यूल 1, जिसे यूनिट 1 भी कह सकते हैं, वो हमने कर लिया है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो साइबर डिफेंस यूजी सेमेस्टर 2 बाय रूमी अयाज सर करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो है मॉड्यूल 2 या फिर यूनिट 2 बोले तो कर रहे हैं। इसका कुछ कुछ जो टॉपिक है ना, जैसे कि इसका जो फर्स्ट टॉपिक था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम। तो क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम मैंने जो है आपकी यूनिट 1 में ही पढ़ा दिया था। तो आप इसको वहाँ से कर सकते हैं, या फिर जो यूनिट 1 का जो वीडियो देखिए तो उनका वो टॉपिक आपका हो गया है। तो यहाँ पे जो है मैं दूसरा टॉपिक ले रही हूँ जो कि है ऑर्गेनाइजेशंस डीलिंग विद साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया। मतलब कि ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो साइबर क्राइम से डील कर रहे हैं और साइबर सिक्योरिटी से डील कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है। मैं बता दूं इससे पहले कि आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होना है, तो उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। बस आपको जो है पूरे सेशन को ध्यान से सुनना है और बातों को एकदम अच्छे से रखना है। जो भी आपका फुल फॉर्म्स वगैरह होंगे उसको याद कर लेना है, या फिर जो कुछ कुछ यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपका। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ के लिए बना हुआ है, ठीक है ना। ये इस तरह से आपके, अगर आप समझ जाते हो अच्छे तरीके से, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा सारा का सारा। देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, क्या लिखा हुआ है। पहला जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है तो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल जो है, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल। तो इट इज़ द यूनिट ऑफ इंडियन पुलिस। ये एक इंडियन पुलिस का यूनिट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेशन साइबर क्राइम्स सच एज हैकिंग, डेटा थेफ्ट एंड साइबर बुलिंग। तो जो हैकिंग हो रहे हैं या फिर साइबर क्राइम हो रहे हैं, तो ये सबको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक यूनिट बनाया गया है इंडियन पुलिस का, जो कि साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, ठीक है। तो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल के अंदर इन्वेस्टिगेट किया जाता है। एक यूनिट है इंडियन पुलिस का टीम जो इन्वेस्टिगेट करती है किससे रिगार्डिंग, हैकिंग के रिगार्डिंग या फिर डेटा थेफ्ट या फिर साइबर बुलिंग के रिगार्डिंग में वो लोग जो है पूछताछ करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। फिर आप देखोगे यहाँ पे दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, तो इसके अंदर क्या है, इट इज़ अ पोजीशन इस्टेब्लिश इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। इसको याद रखिएगा कि कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन है जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में इस्टेब्लिश किया गया है, स्थापना किया गया है। तो कौन सा है वो, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। ये तो नेशनल है तो आप याद ही रख लोगे, नेशनल एक ही होता है। तो ये जो है PMO ऑफिस में है, टू कोऑर्डिनेट ऑल साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स अक्रॉस इंडियाज वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट। तो इंडिया के अंदर जितने भी एजेंसीज और डिपार्टमेंट है ना, उसको ये ओवरव्यू करता है, उसको ये जो है ना देख रेख करता है। कौन, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। ये कोऑर्डिनेट करता है एक तरह से, आप बोल सकते हो जितने भी एजेंसीज है इंडिया में या फिर कंट्रोलर है जो साइबर सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर ये ओवरव्यू करता है। कौन, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, ठीक है। ये एकमात्र ही ऑफिस है जो कि PMO में है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 13 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छा से याद कर लीजिएगा। तो इंडियन कंप्यूटर इंजीनियर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टर्म, ठीक है ना। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टर्म, it is the national agency responsible for managing cyber security incidents and responding to cyber threats to operates under the Ministry of Electronics and इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो है ना, ये क्या करता है, आपका यहाँ पे देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक, ये जो है इट इज़ द नेशनल एजेंसी रिस्पॉन्स। ये एक नेशनल एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, तो मैनेजिंग के लिए साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। जो भी साइबर सिक्योरिटी का जो इंसिडेंट होता है, कोई भी घटना होता है, तो उसको ये मैनेज करता है। एंड रिस्पॉन्डिंग टू साइबर थ्रेट्स इट ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो और ये जो है ऑपरेटिंग जो करता है ना, ये अंदर ये किसके अंडर ऑपरेटिंग करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो IT होता है ना, तो IT के अंदर ये इस काम करता है। और सारे जो साइबर थ्रेट्स होते हैं, साइबर धमकियां जो होती हैं, उसके रिस्पॉन्ड करता है, वो सबको मैनेज करता है, ठीक है। तो 13 आप देख लिए। फिर एक जो है नेशनल
नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, NTRO। इसका NTRO को अगर आपको फुल फॉर्म पूछेगा तो आप बता दोगे कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ अ टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैदरिंग इंटेलिजेंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग साइबर स्पेस। तो साइबर स्पेस से जो बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं इससे रिलेटेड, वो रिसर्च करता है उसके ऊपर कि कुछ अगर गलत हो रहा है तो फिर उसके लिए फिर वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके फिर जो है उसके रिलेटेड एजेंसी को इन्फॉर्म करते हैं ताकि वो लोग जो है इसके ऊपर एक्शन ले सके। ये लोग एक्शन लेने का काम नहीं करते, ये लोग बस जो है रिसर्च करके कि कहीं कुछ गलत हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है तो रिसर्च करके और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और फिर उसके रिलेटेड एजेंसी को रिपोर्ट कर देते हैं ताकि फिर वो लोग उसके ऊपर ऑपरेशन कर पाते हैं और उसके ऊपर काम कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे एक तो और है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA। ये भी बहुत ज़्यादा ही फेमस है, आप लोग देखे होंगे, NIA बहुत जगह लिखा हुआ आपको मिलता है, तो इसका भी याद कर लीजिएगा। तो इट इज़ ए फेडरल एजेंसी दैट इज इन्वेस्टिगेट्स एंड प्रोसिक्यूट्स terrorist activities and other serious crimes including cyber crimes that have national security implications। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक बहुत बड़ा एजेंसी है जो कि टेररिस्ट के अगेंस्ट में काम करती है। ठीक है ना, टेररिस्ट के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेट करती है और ऐसी एक्टिविटीज़ और ऐसे बहुत सारे जो सीवियर जो बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम होते हैं जो साइबर क्राइम से रिलेटेड होते हैं उनके लिए जो है ये जो है इम्प्लीकेशन करती है और उनके लिए ये काम करती है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंडिया के लेवल पे अगर ऐसा कोई क्राइम हो रहा है, जो टेररिस्ट बहुत सारे जो होते हैं जासूस होते हैं, एजेंसी ऐसे होते हैं जो इंडिया के इन्फॉर्मेशन को चुरा के दूसरे कंट्री को दे देते हैं, या फिर हमारे जो नेशनल लेवल का जो क्राइम होता है, जो सीवियर क्राइम होता है, उसको क्या करते हैं लोग डेटा को थेफ्ट करके और ऐसा कुछ हमारे देश को हार्म करने के लिए, या फिर हमारे जो आर्मी होते हैं उनका डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं कि वो क्या कर रहे हैं अभी और उनके पास किस तरह के फोर्सेस हैं और किस तरह के उनके पास हथियार है। तो ये सारे के बारे में पता करके और जासूसी टाइप का उनको जो है अदर कंट्री को इन्फॉर्म कर देते हैं। तो उनके अगेंस्ट ये जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है NIA वो काम करती है। ठीक है ना, एक तरह के टेररिस्ट के अगेंस्ट, ऐसे टेररिस्ट जो साइबर क्राइम में संलिप्त हो, साइबर क्राइम में वो शामिल हो, वैसे लोगों के लिए ये काम करती है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी इंक्रीजिंग थ्रेट लैंडस्केप, और अभी जो किस तरह से जो साइबर सिक्योरिटी का जो धमकियाँ जो बढ़ रही हैं लैंडस्केप पर, वो बता रहा है। द इंक्रीजिंग थ्रेट लैंडस्केप इन साइबर सिक्योरिटी रिफर्स टू ग्रोइंग एंड involving risks and challenges faced by individuals, organizations and governments in protecting their digital systems, networks and data from cyber attacks। तो ये जो है एक साइबर सिक्योरिटी है जो रिफर करता है ग्रोथ इन्वॉल्विंग रिस्क एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट्स इन प्रोटेक्टिंग देयर डिजिटल सिस्टम्स, नेटवर्क्स एंड डेटा फ्रॉम साइबर अटैक्स। तो बहुत ज़्यादा ही साइबर क्राइम बढ़ रहा है, ये तो सब कुछ जान रहा है। जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ेगा उस तरह से जो साइबर क्राइम जो है वो बढ़ता जाएगा। तो जो हमारा किसी भी एक आदमी का जो है कोई अगर डिजिटल सिस्टम में उनका अगर कोई प्राइवेट डेटा होता है या फिर साइबर अटैक से वो बचाने के लिए काम करता है। जनरली आप ये समझिए कि साइबर सिक्योरिटी इंक्रीजिंग थ्रेट लैंडस्केप का मतलब हुआ कि इसके अंदर जो भी डिजिटल सिस्टम में हमारा डेटा है या फिर कोई भी अगर ऐसा कोई काम हो रहा है हमारे लैपटॉप पे या फिर हमारे मोबाइल पे, तो ये नेटवर्क को बचाता है और दूसरों के गलत हाथ से लगने में उसको जो है ये ऑपरेशन करता है और उस गलत हाथ में जाने से इसे बचाता है। फिर देखिए यहाँ पे several factors contribute to the expansion of the cyber threat landscape. Attackers are becoming more skilled at developing sophisticated malwares and other malicious tools, often using advanced techniques such as artificial intelligence and machine learning to bypass traditional security controls। तो आजकल जो अटैकर्स भी हो रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्किल हो जा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ इतना डेवलप हो गया है। तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा ही स्किल है, उन लोगों में भी बहुत ज़्यादा स्किल है जो डेवलप कर देते हैं मालवेयर्स को और मैलिशियस टूल्स को
अपने एडवांस टेक्निक को यूज़ करके वो लोग जो है ऐसे मालवेयर को और मैलिशियस टूल को डेवलप कर देते हैं। जैसे कि उसके कुछ एग्जांपल दिया गया, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, टू बाईपास ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कंट्रोल्स। तो ये अटैकर्स भी जो है बहुत ज़्यादा ही अभी स्किल हो गए हैं और ये सब मशीन से जो है ना वो लोग अपने काम को अंजाम देते हैं। विथ मोर डिवाइसेस बिंग connected to this internet, there are more opportunities for cyber criminals to gain access to sensitive information and exploit vulnerabilities। तो यही सब चीज़ें, सारी चीज़ों को घुमा फिरा के ही दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए वेज टू इम्प्रूव साइबर सिक्योरिटी। हम जो साइबर सिक्योरिटी जो है हमारा साइबर क्राइम जो हो रहे हैं उनके लिए जो सिक्योरिटी बनाया हुआ है, हमारे नेटवर्क को कोई हैक ना कर सके, कोई हमारे डेटा को चुरा ना सके, किसी भी तरह के अटैक से हम लोग बच सके, साइबर क्राइम से बच सके, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए ना कुछ तरीके बताए गए हैं। तो ये तरीका जो है, पहला तो है इम्प्लीमेंटिंग रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी मेजर सच एज फायरवॉल्स, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम एंड इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स। तो इसके लिए जो है हमें फायरवॉल्स, ये 3 वर्ड जो है याद रखिएगा, कैसे हम साइबर सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहला तो फायरवॉल्स है, दूसरा जो है इंट्रूशन एंड डिटेक्शन है, और तीसरा जो है इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स को। ये सारे प्रोटोकॉल्स को हम लोग यूज़ करके साइबर सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि हम लोग साइबर क्राइम से बचे रहें। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कंडक्टिंग रेगुलर सिक्योरिटी असेसमेंट एंड वल्नरेबिलिटीज, स्कैनिंग टू आइडेंटिफाई एंड रेमेडिएट वीकनेस। और ये जो है रेगुलर सिक्योरिटी को कंडक्ट कर रहे हैं, ताकि डे टू डे ये लोग चेक करते रहे, अपने कमजोरी को जो है चेक करते रहे कि क्या हमारे में कमियां हैं और उसको सुधारते रहें। फिर है जो तीसरा पॉइंट है इन्हांसिंग एम्प्लॉय अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, enhancing employee awareness and training to mitigate social engineering and phishing attacks। और जो है बहुत तरह के ट्रेनिंग, और अभी जो आप जनरली समझ लीजिए कि अभी जो आप लोग को ये कोर्स ही दिया गया है, तो ये भी एक तरह का आपको ट्रेनिंग किया जा रहा है ना, ट्रेन किया जा रहा है, और आपको साइबर सिक्योरिटी से, साइबर क्राइम से बचने के लिए ये कोर्स आपको दिया गया है, ताकि हम लोग साइबर क्राइम से बचे रहें। तो बचे कैसे रहेंगे? जब तक हम लोग समझेंगे नहीं और जानेंगे नहीं कि चीज़ें क्या होती है, तब तक हम लोग समझ नहीं पाएंगे और उससे बच नहीं पाएंगे। तो वहीं यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट यही बताया गया है कि एक अवेयरनेस फैलाया जाए सोसाइटी में, लोगों को समझाया जाए, इसके प्रति जागरूक किया जाए और ट्रेन किया जाए कि क्या होता है, चीज़ें किस तरह से हमारी चोरी होती हैं चीज़ें, और कैसे हम लोग इससे बच सकते हैं। तो एक तरह का ये इस पॉइंट का कहने का मतलब है कि लोगों को ट्रेन किया जाए और जागरूक किया जाए इसके बारे में। चौथा पॉइंट है यूज़ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका जो फुल फॉर्म है AI, ये याद रखिएगा, एंड मशीन लर्निंग, ML मशीन लर्निंग। दिस टेक्नोलॉजीज कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू थ्रेट्स मोर क्विकली। और कुछ जो है एडवांस टेक्नोलॉजी को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम लोग जो है तुरंत जो पहचान सके, धमकियों को पहचान सके और उसको रिस्पॉन्ड कर सके। तो उस एडवांस टेक्नोलॉजी में क्या क्या आ सकता है आपका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लैंग्वेज, ठीक है ना, मशीन लर्निंग। तो ये दोनों आप याद रखिएगा कि ये सारे एडवांस टेक्नोलॉजी को हम लोग अगर अपनाते हैं तो हम लोग जो है आसानी से उन लोगों को पहचान सकते हैं और उनके धमकियों को पहचान के, और उसके लिए हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं क्विकली, जल्दी से, and accurately reducing the risk of data breaches and other cyber security incidents। और सही तरीके से हम लोग जो है रेड्यूस कर सकते हैं रिस्क को, अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, और डेटा ब्रीचेस को, जो डेटा थेफ्ट होते हैं उनको बचा सकते हैं, और भी कोई भी साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट, कोई भी ऐसा साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी हुई घटना से हम लोग बच सकते हैं जल्द से जल्द, अगर हम जो है एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। फिर देखिए यहाँ पे In conclusion, by adopting proactive cybersecurity measures, organization and individuals can better defend against the increasing threat landscape। तो इसको जो फिफ्थ पॉइंट में जो ओवरऑल कंक्लूजन निकाला है कि ओवरऑल हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी को अपना के, लोगों को ट्रेन करके और सारी चीज़ों के प्रति जागरूक हो के हम लोग जो है साइबर कैन बेटर डिफाइंड अगेंस्ट द इंक्रीजिंग थ्रेट लैंडस्केप। तो हम लोग जो है बेहतर तरीके से, पहले से बेहतर तरीके से जो है धमकियों को समझ सकते हैं और जो साइबर क्राइम है उससे समझ के और उससे बच सकते हैं। ठीक है,
बढ़ते हुए जो साइबर क्राइम है उसके विरुद्ध हम लोग आवाज़ उठा करके और उसके प्रति हम लोग बच सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे क्राइम से हम लोग बच सकते हैं, ये सारे एडवांस टेक्नोलॉजी को अपना के, लोगों को ट्रेन करके और चीज़ों को अच्छे से समझ के। ठीक है, तो ये जो था आपका यूनिट 2 का कुछ टॉपिक मैंने पढ़ा दिया अभी, और कुछ टॉपिक जो था अभी बच गया है जो आपका पार्ट 2 में आएगा। और इसका एक टॉपिक बस जो मैंने पढ़ा दिया था यूनिट 1 वाले ही वीडियो में, क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम, जो इसमें एक टॉपिक था वो मैंने यूनिट 1 वाले में ही करा दिया है। ठीक है, तो आप उसको वहाँ से देख लीजिए, और ये आपका बचा हुआ टॉपिक हो गया। और कुछ और भी आपका बच रहा है, मालवेयर वगैरह, तो वो आपका इसका पार्ट 2 वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसके आपका जो है वीडियो ये पूरा जो है ख़त्म होने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया जाएगा, जिसे आप करके और बना सकते हैं, और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन आपको तो पता है कि सारा जो है इसका ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन फिर भी मैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको वीडियो दे दूंगी, ताकि या फिर PDF भी मैं टेलीग्राम में भेज दूंगी, ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके कि कैसे आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, थैंक यू।